हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षाघर में स्वागत है। आज हम ट्रांसफार्मर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि आपके TG2 का एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। और ये जो फैक्ट्स हैं बच्चों, एक एक लाइन में मैं बताऊँगा, जिससे आपकी क्या होगा, कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो वीडियो है मैं ट्रांसफार्मर का, इसको मैं 2 पार्ट्स में बताऊंगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर 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 को बच्चों हिंदी बोलते हैं परिणाम मित्र। देखिए, ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर बच्चों एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक मतलब क्या, कि इसको जहाँ पे रख दिया गया वो वहीं पे स्टेबल रहेगा, ये मोशन नहीं करता है, मोबाइल नहीं होता है। ठीक है। अब ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। और वर्क करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, ट्रांसफार्मर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जो आप सप्लाई दे रहे हो वही सब, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो प्राइमरी में होगी वही आपकी सेकेंडरी में होगी। ठीक है। अगर आप 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो आउटपुट पर भी आपको 50 हर्ट्ज ही मिलेगा। ठीक बच्चों, तो ट्रांसफार्मर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज तथा करंट को घटाता तथा बढ़ाता है। ठीक है, ये वोल्टेज और करंट को घटाता और बढ़ाता है। ठीक है। नंबर 4 पॉइंट है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर को, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर को इलेक्ट्रिक पावर को पहले से प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर करता है। ठीक बच्चों, अब जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें 2 वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर क्या होती है, 2 वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है।
पहली वाइंडिंग को बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, फर्स्ट वाइंडिंग को बोलते हैं प्राइमरी, और दूसरी को बोलते हैं सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर की बच्चों जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है बच्चों वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ठीक, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं? शैथिल्य हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट, ट्रांसफार्मर में क्या होता है बच्चों? एक कॉमन चुंबकीय परिपथ होता है। ट्रांसफार्मर में एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट होता है। अगला पॉइंट, जो आपकी जो कोर होती है, कोर में जो कोर जिसकी बनाई जाती है सिलिकॉन स्टील की, वो उसकी परमेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। तो लिखेंगे सिलिकॉन स्टील की परमेबिलिटी हाई होती है। ठीक है। अब क्या होता है ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी से सेकेंडरी में ऊर्जा ट्रांसफर जो होती है, ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है, का परिवर्तन फ्लक्स के द्वारा होता है। अगला पॉइंट, ट्रांसफार्मर में बच्चों क्या होता है? ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स का रास्ता होता है, फ्लक्स का जो पाथ होता है, वो क्या होता है? लो रिलेक्टेंस का पाथ लो रिलेक्टेंस का होता है। का होता है। और बच्चों अगला पॉइंट ये है कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो किस में होती है? केवीए में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग
केवीए में होती है। अगला पॉइंट है, जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है वो क्या होती हैं, प्रेरकीय रूप से क्या होती है, कनेक्ट होती है एक दूसरे से। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग प्रेरकीय रूप से प्रेरणिक रूप से जुड़ी होती है। ठीक। अब बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है उनके बीच रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के बीच रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफिनिट होता है, रेजिस्टेंस अनंत होता है। अब बच्चों अगला पॉइंट ये है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग हमेशा एसी सप्लाई देते हैं। अगर आप डीसी सप्लाई देंगे तो उसकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई दी जाती है। अब देखा जाए बच्चों कि ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन क्या है। ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन क्या है, वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। मेन आप वोल्टेज को लेके करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे अगला पॉइंट, ट्रांसफार्मर का मूलभूत कार्य वोल्टेज को परिवर्तित करना है। अगला पॉइंट, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस कभी चेंज नहीं होता है। तो लिखोगे आप, ट्रांसफार्मर में प्रतिबाधा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीडेंस, और फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होते। अगला पॉइंट है, जो ट्रांसफार्मर का स्वप्रेरित वोल्टेज होता है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कह सकते हैं, वो क्या करता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है। तो क्या लिखेंगे, ट्रांसफार्मर का स्वप्रेरित वोल्टेज कुंडलन के घुमावों की संख्या पर निर्भर करता है, की संख्या पर निर्भर करता है। अब अगला पॉइंट ये है कि जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसका आकार किस पे डिपेंड करेगा, उसका आकार जो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे और फ्लक्स घनत्व पे। तो लिखेंगे
ट्रांसफार्मर की कोर का आकार, फ्रीक्वेंसी तथा फ्लक्स डेंसिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? आमतौर पर एल और यू तथा आई आकार की पत्तियों से बने होते हैं। अगला पॉइंट है जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर आमतौर पर ई आई अथवा टी आकार की पत्तियों से बने होते हैं। पत्तियों से बने होते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि जो कोर की मोटाई होती कितनी होती है। तो जो कोर की मोटाई होती है, कोर की मोटाई 0.35 mm से 0.50 mm होती है। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि कोर का क्या कार्य है। कोर का क्या कार्य है? तो क्या होती है, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पाथ देती है। तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर की कोर फ्लक्स के लिए लो रिलेक्टेंस का पाथ देती है। पाथ मतलब रास्ता देती है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, जो पावर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी लोड नो लोड जो करंट होती है, प्राइमरी नो लोड करंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आई नॉट, वो क्या होती है? फुल लोड करंट की 2% से 5% तक होती है। अब जो ट्रांसफार्मर की जो नो लोड करंट होती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट
निम्न परिमाण और लो पावर फैक्टर होती है। अगला पॉइंट क्या है कि ट्रांसफार्मर में आई नॉट जो करंट होती है, शून्य भार धारा, वो क्या होती है, सप्लाई वोल्टेज से वोल्टेज की लगभग 75% पश्चगामी होती है। पश्चगामी मतलब लैगिंग होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला क्या है कि ट्रांसफार्मर में उच्च फ्लक्स घनत्व का प्रयोग क्या करने के लिए होता है, प्रति केवीए भार कम करने के लिए होता है। अगर आपका ट्रांसफार्मर कोर के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर, ये भी आप जान लीजिए ट्रांसफार्मर किसने कैसे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के आधार पर 3 ट्रांसफार्मर होते हैं, कोर टाइप, सेल टाइप और बैरी टाइप। अगला क्या है कि अगर आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो बड़ा होता है प्राइमरी वोल्टेज से, मतलब वह वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे सेकेंडरी वाइंडिंग के, वो क्या होंगे, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स से ज़्यादा होंगे। ठीक, और स्टेप डाउन में क्या होता है बच्चों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 से कम हो जाएगी। ये क्या करेगा, वोल्टेज को डिक्रीज करेगा, वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, N2 के टर्न्स क्या होंगे, N1 से कम होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का प्रयोग नमी को सोखने के लिए किया जाता है, नमी को सोखने के लिए किया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन मतलब अब इसमें नमी सोखी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में इसका कलर क्या होता है, नीला होता है।
इसका कलर नीला। नमी सोखने के बाद इसका कलर गुलाबी हो जाता है। क्वेश्चन अक्सर आपसे ये भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में कौन से रिले का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में हम लोग बुकोज रिले का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे ट्रांसफार्मर में बुको रिले का प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? इंसुलेशन प्रोटेक्शन के लिए। इंसुलेशन प्रोटेक्शन के लिए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है के लिए। बच्चों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज होता है वो कौन सा होता है। तो ट्रांसफार्मर में हम लोग खनिज तेल या सिंथेटिक ऑयल का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ट्रांसफार्मर की वोल्टता प्रति टर्न हमेशा स्थिर होता है। हमेशा स्थिर होता है। और बच्चों कभी कभी आपसे क्वेश्चन में आपसे ट्रांसफार्मर का ईएमएफ क्वेश्चन पूछेगा। तो ईएमएफ क्वेश्चन क्या होता है ट्रांसफार्मर का? इक्वेशन E is equal to 4.444 FN5। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। ट्रांसफार्मर में विद्युत रोधन के रूप में क्या प्रयोग होता है। तो बताते हैं ट्रांसफार्मर में इम्प्रीगनेटेड पेपर, वार्निश पेपर, लेदराइट पेपर, प्रेसफॉन पेपर, आदि का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आपसे बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी होती है लगभग। तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी की दक्षता जो होती है 95% से 99% तक होती है। अगर आपसे पूछा जाए पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी होती है। की दक्षता 50 से 60% होती है। अगर आपसे पूछा जाए
आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी होती है? 100% होती है। चलिए आइडियल ट्रांसफार्मर के कुछ गुण देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? नो लॉसेस होते हैं, नो लॉसेस, नो ओमिक रेजिस्टेंस, नो वोल्टेज ड्रॉप, इफिशियंसी 100%, तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर के कुछ गुण होंगे। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? फॉर्मूला V2/V1 इज इक्वल टू E2/E1 इज इक्वल टू N2/Edward I1/I2 इक्वल टू K। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा। आज कुछ हम बताते हैं आपको बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। कुछ ट्रांसफार्मर बताते हैं, उनका वोल्टेज रेशियो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक, जैसे आपका पावर ट्रांसफार्मर हो गया, जैसे आपका पावर ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक, उसका वोल्टेज रेशियो क्या होता है? 132/11 kV, मतलब 132 kV से 11 kV में कन्वर्ट करता है ये। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये करता है आपका 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। अब आपका आता है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है? ये 400 वोल्ट को 100 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। अब आते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। दो सौ 230 वोल्ट से 230 वोल्ट ही रहता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट कुछ देखते हैं बच्चों। जो आपकी नो लोड करंट होती है I0, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका वर्किंग कंपोनेंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I ओमेगा से। ये क्या होता है? I0 cos φ0। ये क्या करता है? लॉसेस के लिए उत्तरदायी है, ये लॉसेस के लिए उत्तरदायी है। और जो आपका जो क्या होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, इसको आर्म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? I0 sin φ0 होता है। ये क्या करता है? फ्लक्स को स्थापित करता है। ये क्या करता है? फ्लक्स को स्थापित करता है, कोर में फ्लक्स को स्थापित करता है, फ्लक्स को स्थापित करता है। ये सब पॉइंट्स बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन आपका सिर्फ ITI बच्चों से नहीं है, आपका कंपटीशन आपके बीटेक वालों से भी है, पॉलिटेक्निक वालों से भी है, क्योंकि पॉलिटेक्निक वाले और बीटेक वाले भी ITI इस समय कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल अपने आप को पारंगत करेंगे तभी सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, और जो बच्चों I0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है? फुल लोड करंट जो I2 होती है उसकी क्या होती है?
2% से लेकर 5% होती है। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन, इसको बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं VR से, VR %। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है? आपका जो आपका नो लोड पे वोल्टेज होगा सेकेंडरी, क्या होगा? वोल्टेज रेगुलेशन VAR इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज ऑन नो लोड माइनस सेकेंडरी वोल्टेज ऑन लोड अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज ऑन लोड इंटू 100। नो लोड पे हम मान लेते हैं आपका E0 E2 मान लेते हैं, और ये आपका V2 अपॉन V2 इंटू 100। बच्चों बहुत सी बुकों में आपको ये मिलेगा V0 अपॉन V0 इंटू 100। दोनों सही हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट ये आना चाहिए आपको, ये मेन आपका फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अगर आपका वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो कम होगा, तो जब आपका अगर वोल्टेज रेगुलेशन का आपका मान कम होगा तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं। यदि आपका क्या होगा बच्चों? अगर यदि आपका वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम होगा, लिख लेते हैं, यदि वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम होगा, तो आपका क्या होगा? बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होगा। ठीक है, यदि आपका वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा है, यदि वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा है, यदि वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा है तो क्या होगा? खराब वोल्टेज रेगुलेशन होगा। खराब वोल्टेज रेगुलेशन होगा। देखिए ट्रांसफार्मर में बच्चों आपकी दो हानियाँ होती हैं। मैं इनको आज हानि के बारे में बता दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके बारे में, टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा। तो ट्रांसफार्मर में दो लॉसेज होती है, एक आपकी क्या होती है? आयरन लॉसेज होती है, और दूसरी होती है कॉपर लॉसेज। आयरन लॉसेज क्या होती है? फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं होती। और कहाँ पे होती है? कोर में होती है। कहाँ होती हैं? कोर में होती हैं। ठीक, और जो कॉपर लॉसेज होती हैं ये फिक्स्ड नहीं होती।
ये कहाँ होती है? वाइंडिंग्स में होती है। और किस पे डिपेंड करती है? लोड पर। लोड पर डिपेंड करती है। लोड पर डिपेंड करती हैं। अब आयरन लॉसेस के दो प्रकार होते हैं बच्चों। आयरन लॉसेस आपकी दो होती हैं। एक होती है आपकी हिस्टेरेसिस लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉसेस, और दूसरी होती है ईडी करंट लॉस। इसका फॉर्मूला होता है, हिस्टेरेसिस लॉसेस का फॉर्मूला होता है आपका WH इक्वल टू KH B मैक्स की पावर 1.6 FV, और इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू KE B मैक्स स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V। ठीक है। और जो आपकी कॉपर लॉसेस होती हैं, कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस को हम लोग आयरन लॉसेस की टेस्टिंग हम किससे करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट से करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट से करते हैं। और कॉपर लॉसेस आपकी कहाँ होती हैं? ये होती हैं प्राइमरी में, प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में जो लॉसेस होंगी वो क्या होंगी? प्राइमरी वाइंडिंग में ये लॉसेस होंगी I स्क्वायर R1, ठीक है, R1T I1 R1, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या होगी? I2 R2, ठीक है। इसको किससे निकालते हैं हम लोग? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों आज मैंने आपको पहले लेक्चर में ट्रांसफार्मर के कुछ फैक्ट्स बताए, ठीक है। अगर इनको आप देखते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे मैं आप लोगों की TG2 की तैयारी कराता रहूं और आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। और अगर आप मेरे वीडियोस को पूरा देखते हैं तो आप निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू।